नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडीज कोड में। आज हम पार्ट थर्ड को देखेंगे, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड को भी कवर कर रखा है। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, इसी वजह से हमें 3 पार्ट में इसे लाना पड़ा। ठीक है, तो इसको आज देखते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले जो पार्ट सेकंड में हमने पढ़ा था उसको देख लेते हैं। देखिए, पार्ट सेकंड में हमने सरफासी एक्ट को पढ़ा था। ठीक है, एसएसए कंस्ट्रक्शन कंपनी जो एआरसी होता है ना, उसको पढ़ा था। फिर उसके बाद उसके फंक्शंस वगैरह को भी जाना था हमने। बेसिकली एसेट क्वालिटी रिव्यू यह क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ जाना था हमने। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जो बहुत सारे एक्शंस लिए जाते हैं ना, जब बैंक्स जो रूल्स एंड रेगुलेशन को आरबीआई के द्वारा दिया गया होता है उसको नहीं फॉलो करता है, तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं, उसको भी हमने देखा था। और स्ट्रेस टेस्ट देखा था। प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या होते हैं, मतलब सेफ बैंकिंग को प्रमोट करता है ये, उसको देखा था। फिर उसके बाद बेसल नॉर्म हो गया, कैपिटल एडिक्वेसी, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को भी देखा था हमने। ठीक है, और रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2017 को भी देखा था, जिसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को अमेंड करके लाया गया था इसको। ठीक है, इसके बाद टीबीएस जो चैलेंजेस होते हैं उसको हमने देखा था। और जो पारा है उसको भी देखा था हमने। पीजी नायक कमेटी जो आया था, उनके द्वारा बहुत सारे जो रिकमेंडेशन दिए गए थे, जैसे जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है पीएसबी में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, उसको लेस देन 50% कर देना चाहिए। एक मेजर रिकमेंडेशन था जो पीजी नायक कमेटी के द्वारा दिया गया था, इसको देखा था हमने। फिर हमने बात किया था बैंक कंसोलिडेशन को। ठीक है, फिर इंद्रधनुष जो स्कीम आया था उसके तहत जो हमने ये सारी देखा था ना, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनर्स, मतलब जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना, प्रोफेशनल मैनर में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसको अब थर्ड पार्ट में हम देखेंगे। ठीक है, पार्ट थर्ड में इसको देखेंगे। कैपिटलाइजेशन बॉन्ड क्या होता है उसको भी हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, डी स्ट्रेसिंग पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस रिफॉर्म वगैरह, इस सब चीज़ों को हमने डिटेल वे में कवर किया था। ठीक है, फिर फोरक्लोजर देखा था, सिक्योरिटाइजेशन देखा था, इस सारी चीज़ों को हमने डिटेल में कवर कर रखा था। आते हैं पार्ट थर्ड में इसके। तो पार्ट थर्ड में हम पहले देखते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो। यह क्या होता है, यह एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ हेड्स ऑफ पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, मतलब रिकमेंडेशन करता है जो हेड अपॉइंट किए जाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसको। ठीक है, इसके साथ साथ क्या करता है, हेल्प करता है बैंक विद डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड रेजिंग कैपिटल, मतलब उसको कैसे डेवलप करना है बैंक को। ठीक है, साथ ही साथ जो कैपिटल है उसको कैसे इंक्रीज करना है बैंक में, ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं देखता है, कहीं ना कहीं रिकमेंड करता है जो बैंक्स होते हैं उनको। ठीक है, और इसके साथ साथ जो एक थर्ड इसका वो पॉइंट है कि ये रिकमेंडेशन देता है ऑन पीएसबी कंसोलिडेशन, जो मर्जर की बात की जाती है ना, जैसे हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, जो पीजी नायक कमेटी था उनके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि जो बैंक्स है या तो उसे प्राइवेटाइज कर दीजिए या तो आप मर्ज कर दीजिए। तो उसको कहीं ना कहीं जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है बना हुआ है, यह रिकमेंडेशन देता है पीएसबी कंसोलिडेशन पे। ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी का मतलब क्या होता है, देखो इसको पहले देख लेते हैं। यह एक काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इस्टेब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि एक स्पेसिफिक पर्पस को यह डील कर सके। ठीक है, जैसे इसमें आप वो देख ही सकते हो, रिकमेंडेशन देता है। ठीक है, हेल्प हेल्प करता है बैंक्स का, रिकमेंडेशन आता है पीएसपी कंसोलिडेशन का। ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो का एम देखें तो इसका एम है प्रोफेशनलाइज एंड डिपॉलिटिसाइज द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। जितने भी पीएसबी और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, उसमें जो हेड का अपॉइंटमेंट होता है उसको एक प्रोफेशनल मैनर में लेके आगे बढ़ना, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकली कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है ये अपॉइंटमेंट, उसको खत्म करना। ठीक है, देखो आप डीपोलिटिसाइज करना, मतलब जो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस के द्वारा बोला जाता है कि आप इनको रिकमेंड करिए, उनको रिकमेंड करिए, ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो को सेटअप किया गया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देखें तो इसका ये है कि टू हेल्प प्रिपेयर द बैंक इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू टेक ऑन competitions have ability to manage risk across business cycles। ठीक है, बेसिकली क्या मतलब है कि जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है उसको सेटअप किया गया है ताकि जो ओवरऑल डेवलपमेंट है ना पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, और या फिर बोल सकते हो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, उसका हेल्प हो सके। मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट हो बैंक का। ठीक है, जो कंपटीशंस वगैरह हैं उसको कहीं ना कहीं मैनेज कर सके, साथ ही साथ जो रिस्क वगैरह क्रॉस द बिजनेस साइकिल, जब बिजनेस जो होते हैं ना पूरे बैंक्स के, उसमें जो रिस्क वगैरह वो आते हैं सबको डील किया जा सके। ठीक है,
अब इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर इसको देखें तो इसे बनाया जाता है स्पेसिफिक सेगमेंट जो कस्टमर्स होते हैं ना उनको कैटर करने के लिए। अगर हम देखें तो इसका कॉन्सेप्ट निकल कर आया था नचिकेत मोर कमेटी के द्वारा, बेसिकली इस बैंक को रिकमेंड किया गया था जब आरबीआई के द्वारा रिकमेंडेशन मांगा गया था, ठीक है, उस पे आया था। क्या करता है, ऑफर करता है एक स्पेशलाइज्ड सर्विस और यूनिक प्रोडक्ट्स डिजाइन स्पेसिफिकली टू सूट अ पर्टिकुलर सेक्टर्स, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर सेक्टर को कहीं ना कहीं डिफरेंशिएटेड बैंक डील करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है डिफरेंशिएटेड बैंक्स और जो यूनिवर्सल बैंक्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। क्योंकि हम यूनिवर्सल बैंक्स, तो यूनिवर्सल होता है बेसिकली बहुत सारे फैसिलिटीज को यह प्रोवाइड कराता है यूनिवर्सल बैंक। तो डिफरेंशिएटेड बैंक क्या आता है, ठीक है। डिफरेंशिएटेड बैंक्स होता है ना, डिफर होता है यूनिवर्सल बैंक्स ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, जितना मतलब कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए इस पे डिफरेंट होता है यूनिवर्सल बैंक से। और जो इसका स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ होता है ना, कितने एरिया में वर्क कर सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं, सब उससे डिफरेंस होता है। साथ ही साथ एरिया ऑफ ऑपरेशन, किस एरिया में वर्क करेगा, एरिया ऑफ ऑपरेशन भी डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है यूनिवर्सल बैंक से, ठीक है। देखो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंशिएटेड बैंक टिपिकली टारगेट ए स्पेसिफिक मार्केट, एक स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट करता है, ठीक है। इसके साथ साथ डिफरेंशिएटेड बैंक डू नॉट ऑफर ऑल द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, काफ़ी लिमिटेड इसका रेंज होता है सर्विस का एंड प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएटेड बैंक और जो यूनिवर्सल बैंक्स में डिफरेंस। यूनिवर्सल बैंक काफ़ी होलिस्टिक वे में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करता है, काफ़ी होलिस्टिक वे में जो फैसिलिटीज़ हैं, जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराता है पॉपुलेशन को। बट डिफरेंशिएटेड बैंक किसी पर्टिकुलर सेक्टर को डील करता है, ठीक है। अब हमारा आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, अब इसको देख लेते हैं। यह एक शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है। क्या है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, जो कि एक पार्ट है डिफरेंशिएटेड बैंकिंग। क्यों है डिफरेंशिएटेड बैंकिंग, क्योंकि ये पॉपुलेशन के पर्टिकुलर सेगमेंट्स को डील करता है, ठीक है। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं स्मॉल बिजनेसेस यूनिट्स हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो होते हैं, एमएसएमईज होते हैं, ठीक है। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होते हैं, फिर उसके बाद जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स होते हैं ना उसको डील करता है। बट ऐसा नहीं है कि वो एक्सक्लूसिवली मतलब इन्हीं सबसे बस डील करता है, इसके बाद भी बहुत सारे एरियाज हैं जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसिकली डील करता है, ठीक है। इस्टेब्लिश हुआ था एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इन प्राइवेट सेक्टर्स अंडर कंपनीज एक्ट 1956 में। मतलब एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कहीं ना कहीं सेटअप किया गया था इन प्राइवेट सेक्टर्स, अगर देखें किसके अंडर में, कंपनीज एक्ट 1956 में। लाइसेंस कहाँ से मिलता है, लाइसेंस अंडर बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949। फिर उसके बाद कुछ प्रोविजंस है जो आरबीआई एक्ट 1934 जो है उसके तहत कहीं ना कहीं लाइसेंस इसको गवर्न किया जाता है। और फिर उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949 है ना उसके तहत भी इसे गवर्न किया जाता है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उसको, ठीक है। अगर देखें तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, वह है 100 करोड़। मतलब एक 100 करोड़ अगर आपका मिनिमम कैपिटल है तो आपको इसका दर्जा मिल सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ठीक है। एफडीआई इसमें परमिटेड है, ठीक है। यूपीएससी जैसे कुछ एग्जाम्स में ये पूछ लेता है, जैसे एक स्टेटमेंट हो जाएगा एफडीआई इज नॉट परमिटेड इन दिस, बट ऐसा नहीं है, एफडीआई इसमें परमिटेड है, इसको याद रख के रहिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ देखें तो यह एक सब्जेक्टेड टू ऑल प्रूडेंशियल नॉर्म्स, जो प्रूडेंशियल नॉर्म हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना वैस उसमें, तो अगर देखें तो इसमें ऑल प्रूडेंशियल नॉर्म को फॉलो करना होता है। जैसे आप बोल सकते हो मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर, एसएलआर, जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, इस सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा मेंटेन किया जाता है, ठीक है। और इसका जो लगभग 75% क्रेडिट होता है ना, जो लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराता है, वो प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत कहीं ना कहीं दिया जाता है। प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग जिनको मतलब बेसिकली जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, फिर उसके बाद आप बोल सकते हैं एमएसएमईज होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं लगभग 75% क्रेडिट्स को देना होता है, ठीक है। मैंडेटरी है कि एटलीस्ट 25% इसका जो ब्रांच है ना वह अनबैंक्ड रूरल एरियाज में होना चाहिए, जहाँ पे बैंक्स अवेलेबल नहीं है ना, वहाँ पे लगभग 25% जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनका ब्रांचेज उसमें होना चाहिए, ठीक है। और अगर देखें तो कैनॉट सेटअप सब्सिडिटीज टू अंडरटेक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज क्या हो गया, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, पेंशन फंड हो गया, मनी मार्केट फंड्स हो गया, प्राइवेट इक्विटी फंड्स हो गया, इस सब चीज़ों में कहीं ना कहीं जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, वह पार्ट नहीं ले सकता। अब देखें तो, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि रेसिडेंट्स
इंडिविजुअल और जो प्रोफेशनल हैं जिनको एक्सपीरियंस है लगभग 10 ईयर्स का इन बैंकिंग एंड फाइनेंसेस में, या फिर आप बोल सकते हो कंपनीज और जो सोसाइटीज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द रेसिडेंट्स विल बी एलिजिबल एज प्रमोटर्स टू सेट अप स्मॉल फाइनेंस बैंक। इंडिविजुअल है, प्रोफेशनल है, जिन्हें 10 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर में, वो इसको सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली मतलब ये है। एग्जिस्टिंग जैसे एनबीएफसीज हो गए, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोकल एरिया बैंक्स दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट्स कैन ऑल्सो ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन इनटू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। ठीक है, एनबीएफसी को स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, लोकल एरिया बैंक्स जो होते हैं ना, उनको स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स में कहीं ना कहीं कन्वर्ट किया जाता है। बट एक कंडीशन है कि वह ओन्ड या फिर कंट्रोल किया जाना चाहिए रेसिडेंट्स के द्वारा, जो इंडियन सिटीजन्स है ना, बेसिकली उनके द्वारा अगर ओन्ड एंड कंट्रोल किया जा रहा है तो वह स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ कहीं ना कहीं कन्वर्जन कर सकते हैं, जो एनबीएफसी एमएफआई है और लोकल एरिया बैंक है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक एग्जैक्टली क्या होता है इसको अगर, तो पेमेंट बैंक लाइक एनी अदर बैंक्स, जो अदर बैंक्स होते हैं ना, जैसे कॉमर्शियल बैंक्स वगैरह होते हैं, उसी की तरह होता है, बट यह ऑपरेट करते हैं ऑन स्मॉलर एंड रिस्ट्रिक्टेड स्केल में। काफ़ी स्मॉल लेवल पे बेसिकली यह ऑपरेट करते हैं, क्योंकि इनमें जो जो पब्लिक के द्वारा डिपॉजिट दिया जाता है ना, वो उसका होता ही है कि 2 लाख तक आप कर सकते हो। पहले तो 1 ही लाख था बाय द वे, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही, मतलब 1-2 साल पहले ही इसको इंक्रीज किया गया है, 2 लाख किया गया है। ठीक है, किसके तहत आया था? डॉक्टर नचिकेत मोर कमिटी जो था ना, उनके द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया था सेटिंग अप पेमेंट बैंक। ठीक है, क्या करेगा? कैटर करेगा लोअर इनकम ग्रुप्स और जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ना, उनको कैटर करेगा, कहीं ना कहीं उनको सर्विस प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, रजिस्टर्ड है एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कैसा रजिस्टर्ड है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। किसके अंडर? कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, 2013 के तहत जो पेमेंट बैंक है ना, वह एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड है। गवर्न किया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट 1999, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 एंड जो अदर रेलेवेंट स्टैट्यूट हैं या फिर आप डायरेक्टिव्स बोल सकते हैं, उसके तहत कहीं ना कहीं इसे गवर्न किया जाता है। ठीक है, अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो यह फाइनेंशियल इंक्लूजन को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है बाय प्रोवाइडिंग स्मॉल सेविंग अकाउंट्स एंड पेमेंट रेमिटेंसेस सर्विसेज टू माइग्रेंट्स, लेबर वर्कफोर्स, लो इनकम हाउस होल्ड्स। मतलब क्या है? बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोवाइड कराता है स्मॉल सेविंग अकाउंट्स को ओपन करके। मतलब जो पेमेंट बैंक्स होते हैं ना, उसमें स्मॉल सेविंग अकाउंट्स को आप ओपन कर सकते हो। साथ ही साथ जो रेमिटेंसेस बाहर से आ रहे हैं, हाँ, उसको भी यह प्रमोट करता है, सो दैट जो माइग्रेंट लेबर है ना, वर्कफोर्स हमारा फॉरेन कंट्रीज में रह रहा है, उसको भी ये सारी सुविधा मिल सके। और इसके साथ साथ क्या है, ये एक्सेप्ट कर सकता है डिमांड डिपॉजिट ओनली सेविंग एंड करंट अकाउंट्स में। ठीक है, नॉट टाइम डिपॉजिट। मतलब क्या है? बेसिकली डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा बस सेविंग एंड करेंट अकाउंट में, ना कि टाइम डिपॉजिट। और इसके साथ साथ क्या है, कैन नॉट सेट अप सब्सिडीज टू अंडरटेक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज। तो हमने देखा, मतलब सब्सिडीज को सेटअप नहीं कर सकता है एनबीएफसी, जो सर्विसेज होते हैं उसको कहीं ना कहीं अंडरटेक करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर इसको देखें तो यह भी डिफरेंशिएटेड बैंकिंग के अंडर आता है, क्योंकि यह स्पेसिफिक सेक्टर्स को डील करता है। ठीक है, और कैन टेक डिपॉजिट अप टू 2 लाख पर अकाउंट। मतलब एक अकाउंट है ना, कोई भी पर्सन है जो अकाउंट पेमेंट बैंक में ओपन किया है, उसका जो डिपॉजिट है वो अप टू 2 लाख ही हो सकता है पर पर्सन, पर अकाउंट। ठीक है, इट कैन इशू डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड को इशू कर सकता है, बट क्रेडिट कार्ड्स को इशू नहीं कर सकता है जो पेमेंट बैंक है। ठीक है, और इसके साथ साथ देखें तो यह अलाउ नहीं होता है लोन्स के लिए। मतलब यह लोन्स वगैरह को प्रोवाइड नहीं करा सकता। अगर लोन्स वगैरह को प्रोवाइड नहीं कराएगा तो यह पैसे कहाँ से जनरेट होगा इसका? तो जो भी डिपॉजिट्स पेमेंट बैंक में मेड किए जा रहे हैं, जो भी डिपॉजिट्स कहीं ना कहीं पब्लिक के द्वारा दिए जा रहे हैं, वह इन्वेस्ट कर सकता है कहाँ पे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। मतलब जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज होते हैं ना, वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है उस मनी को, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन या फिर आप बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड कराएगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ देखें तो कैन नॉट एक्सेप्ट एनआरआई डिपॉजिट। मतलब एनआरआई डिपॉजिट्स को ये एक्सेप्ट नहीं करता है। जो फॉरेन कंट्रीज में पॉपुलेशन रह रहा है, वहाँ से जो पैसे वगैरह आते हैं ना, उनके डिपॉजिट्स को ये एक्सेप्ट नहीं करता।
और इसके साथ साथ अगर देखें तो ये परमिट है टू हैंडल क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस ट्रांजैक्शंस। मतलब जो पर्सन इंडियन सिटीजन बेसिकली अदर कंट्रीज में जैसे कुवैत वगैरह हो गया, ठीक है, वहाँ पे रह रहा है, वहाँ पे अर्न कर रहा है, बट वहाँ से जो पैसे भेज रहा है ना, उस रेमिटेंसेस को बेसिकली एक्सेप्ट करेगा। मतलब इस पे कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। अगर देखें रिक्वायर्ड है टू इन्वेस्ट मिनिमम 75% ऑफ इट्स डिमांड डिपॉजिट बैलेंस इन स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। मतलब इसका SLR देखो आप 75% है। कोई भी पर्सन अगर 100 रुपये इसमें डिपॉजिट कर रहा है तो उसका लगभग 75% क्या करेगा SLR में, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी या जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं ना उसमें यह देगा। और उसका मेच्योरिटी जो होना चाहिए दैट शुड बी अप टू 1 ईयर, मतलब बस 1 साल तक होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो 100 करोड़ है, ठीक है। एक मतलब 100 करोड़ आपके पास होना चाहिए, तब आप पेमेंट बैंक ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ देखो 100% में अगर हम देखें तो 75% जो डिमांड डिपॉजिट बैलेंस था उसमें स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो में उसको बेसिकली वो करना था, ठीक है। अब जो 25% बच रहा है ना, यह उसको कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं उसमें डिपॉजिट करना होगा, सो दैट जो उसका ऑपरेशन और जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट है वह काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है। अब आता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। अगर इसको देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के तहत कहीं ना कहीं इसे इस्टेब्लिश किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, विथ 100% इक्विटी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब इसमें जो बैंक है ना बेसिकली 100% जो इसका पूरा शेयर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन्ड किया जाता है, ठीक है। लॉन्च किया गया था 2018 में। क्यों किया गया था? टू बिल्ड द मोस्ट एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड ट्रस्टेड बैंक फॉर द कॉमन मैन इन इंडिया। मतलब जो कॉमन मैन है, जो बेसिकली जो लोअर स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, उसके लिए एक अफोर्डेबल और एक एक्सेसिबल बैंक को लाना। अगर देखें नेटवर्क कंप्राइजिंग लगभग 1,60,000 पोस्ट ऑफिस, स्पेशली 1,45,000 अगर हम देखें तो रूरल एरियाज में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। 4 लाख से ज़्यादा पोस्टल एम्प्लॉयज़ हैं बेसिकली इसमें, ठीक है। अगर देखें 90% जो पोस्ट ऑफिस है ना वह रूरल एरियाज में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट अप टू 2 लाख, बियॉन्ड विच द अमाउंट विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, ठीक है। अगर 2 लाख तो एक्सेप्ट करता है, अगर उससे ज़्यादा आपका होता है तो वह पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में चला जाता है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली। अब आता है हमारा मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक क्या होता है? देखो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो लॉन्च किया गया था 2015 में। क्यों लॉन्च किया गया था? ताकि लोन्स को प्रोवाइड किया जाए अप टू 10 लाख, मतलब 10 लाख तक, टू नॉन कॉपरेट्स। जो नॉन कॉपरेट्स होते हैं, नॉन फॉर्म स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस, मतलब जो नॉन कॉपरेट्स बड़े बड़े कॉपरेट्स होते हैं उनके लिए नहीं, बेसिकली जो अदर जो एरियाज हैं उसमें प्रोवाइड कराने के लिए अप टू 10 लाख तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब फंडिंग किसको प्रोवाइड कराता है? जो नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ना उनको फंडिंग प्रोवाइड कराता है थ्रू जो NBFCs होते हैं, फिर माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके थ्रू कहीं ना कहीं लोन्स को प्रोवाइड कराता है जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं। और फिर उसके बाद मुद्रा, अगर इसको देखें तो ए स्टैंड फॉर माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है इसके लिए, ठीक है। जो कि एक गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है, ठीक है। इसे रजिस्टर्ड किया गया है एज ए कंपनी इन 2015 में अंदर कंपनी एक्ट 2013। मतलब 2013 के तहत कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट तो 2013 है, उसके तहत एज ए कंपनी इसको रजिस्टर्ड किया गया है 2015 में। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ, एज ए NBFCs विथ RBI लेटर, मतलब एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होता है ना उसके RBI के साथ इसे बाद में जोड़ दिया गया था, ठीक है। अगर देखें यह 3 कैटेगरीज में लोन को प्रोवाइड कराता है, 3 प्रोडक्ट्स, शिशु हो गया, किशोर हो गया, तरुण हो गया, ठीक है। एज पर द ग्रोथ एंड फंडिंग नीड्स ऑफ बेनिफिशियरी माइक्रो यूनिट। शिशु का देखें तो कवरिंग लोन अप टू 50 लाख 50,000, मतलब लगभग 50,000 तक यह शिशु में लोन को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। किशोर में देखें तो 50,000 से 5 लाख तक। काफी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आप एक बार गो थ्रू लीजिएगा प्रीलिम्स से पहले, ठीक है। फिर उसके बाद होता है तरुण, कवरिंग लोन्स एवब जो 5 लाख से 10 लाख तक होते हैं, ठीक है। आप इसमें इसको आप देखते रहना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको देखें तो ऑपरेट करता है एज ए होली ओल्ड सब्सिडरीज ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, CBD जिसे हम बेसिकली बोलते हैं, विथ CBD कंट्रीब्यूटिंग 100% कैपिटल। मतलब CBD के द्वारा 100% कैपिटल कहीं ना कहीं इसमें मेड किया जाता है, ठीक है। अब आता है रिकैपिटलाइजेशन।
इसका मतलब क्या है बेसिकली, ये एक प्रोसेस है ऑफ एडिंग कैपिटल टू बैंक्स टू हेल्प देम मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड इंक्रीज देयर कैपिटल बेस। देखो, कोई भी बैंक है ना, अगर वह एनपीए की समस्या से जूझ रहा है, एनपीए की जो प्रॉब्लम्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, तो हम रिकैपिटलाइजेशन का सहारा लेते हैं सो दैट उसको रिवाइव किया जा सके। तो बेसिकली यही है कि रिकैपिटलाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि कैपिटल ऐड करने का, ठीक है, सो दैट जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है बैंक्स को उसको मीट किया जा सके, और साथ ही साथ जो उसका कैपिटल बेस है, मतलब जो उसका कितना एक तरह से अमाउंट होना चाहिए उसको इंक्रीज करना, ठीक है। अगर हम देखें तो इंद्रधनुष 2015 में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसको देखा था, उसके द्वारा कहीं ना कहीं बात किया गया था गवर्नमेंट टू रिकैपिटलाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट रिकैपिटलाइजेशन की तरफ कहीं ना कहीं एक अहम स्टेप ले। 2017 में गवर्नमेंट फ्लोटेड रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड, इसको देखते हैं। अभी रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड जो गवर्नमेंट के ऑफ इंडिया के द्वारा फ्लोट किया गया था 2015 में 2017 में, यह क्या करेगा, कैपिटलाइजेशन बॉन्ड को बेसिकली इशू करेगा, उससे जो मनी आएगा ना उसको इन्फ्यूज करेगा बेसिकली जो ट्रबल पीएसबी है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है ना, जो ट्रबल में है उनमें इन्फ्यूज करेगा बेसिकली, तो सो दैट उनको रिवाइव किया जा सके, उनका जो उनका जो एक तरह से कैपिटल बेस है उसको इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। अब एफडीआई इन बैंक्स में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखें तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना प्राइवेट सेक्टर्स में बेसिकली, वो है लगभग 74% है। अगर देखें तो अप टू 49% ऑटोमेटिक रूट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा परमिशन नहीं लेना होगा, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट का परमिशन नहीं लेना होगा, आप आइए लगभग 49% तक विदाउट गवर्नमेंट परमिशन आप इसमें एक तरह से मनी को इन्फ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप उससे ज़्यादा जब ज़्यादा बढ़ते हैं ना, आप लगभग 49% टू 74% तक, तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होता है इसको करने के लिए, ठीक है। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखें तो उसमें लगभग 20% है, बट यह 20% कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही आता है, ठीक है। मतलब क्या है बेसिकली, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उसमें लगभग 49% अप टू 49% जो एफडीआईज है उसे ऑटोमेटिक रूट दिया गया है, बट अगर 49% से ज़्यादा जाता है तो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। अगर वहीं हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखते हैं तो जो एफडीआई का कैप है उसे 20% बस रखा गया है, और वह भी गवर्नमेंट अप्रूवल के द्वारा ही किया जा सकता है, उसमें एफडीआई लगभग 20%, ठीक है। अब आता है फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स देखते हैं। फॉरेन बैंक्स एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका अगर हम हेडक्वार्टर्स देखें तो आउटसाइड इंडिया है, बट ऑपरेट कर रहा है विद इन कंट्री थ्रू ब्रांच नेटवर्क्स। जो उसके ब्रांचेज होते हैं ना उसके थ्रू कहीं ना कहीं पर्टिकुलर कंट्री में ऑपरेट करता है, और उसका जो एक तरह से हेडक्वार्टर होता है वो दूसरी कंट्री में होता है, ठीक है। और अगर इसको देखें तो ये बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है बेसिकली, और जो जहाँ कंट्री इसका जो हेडक्वार्टर है वहाँ के रूल्स को भी फॉलो करना होता है, साथ ही साथ जहाँ कंट्री या जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहा है वहाँ के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है रन करने के लिए बैंक्स को, ठीक है। अगर देखें तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एक हेल्प मिलता है जो ग्लोबल एक्सपर्टीज़ हैं और जो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, उससे हमें एक इसका बेनिफिट मिलता है। मतलब जो ग्लोबल में एक्सपर्टीज़ बैंकिंग सेक्टर्स में है उससे हमें हेल्प मिलता है कि कैसे चीज़ों को वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में लेके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो अभी इंडियन कस्टमर्स को मिलता है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है डाइवर्सिफाइंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा फॉरेन बैंक, ठीक है। अब आता है शैडो बैंक्स। शैडो बैंक्स क्या होते हैं, जो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं लाइक बैंक्स, मतलब बैंक्स की तरह ही परफॉर्म करते हैं, जैसे हो गया रेज डिपॉजिट्स, इक्विटी, फ्लोट बॉन्ड्स एंड सो ऑन, ठीक है, एंड लेंड देम टू इन्वेस्टर्स एंड कस्टमर्स, बट नॉट कवर्ड बाय द स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस लाइक बैंक्स। मतलब बेसिकली क्या है, जो बहुत सारे रेगुलेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया था, जैसे आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ले सकते हो 1949, ठीक है, आप आरबीआई एक्ट ले सकते हो 1934। इस सब के तहत यह सारे बैंक्स नहीं आते हैं, बट यह वर्क करते हैं एज ए बैंक, मतलब लोन्स वगैरह को देते हैं, बॉन्ड्स वगैरह को इशू करते हैं, सो दैट वहाँ से पैसा जनरेट हो और बैंक लोन्स दिया जाए। जैसे हो गया म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फिर उसके बाद हाउसिंग फाइनेंस बॉडीज, ठीक है। ये सारी चीज़ें शैडो बैंक्स में आते हैं। शैडो बैंक्स का मतलब बेसिकली यही था कि वह वर्क तो कर रहे हैं एज ए बैंक, बट जो बहुत सारे रेगुलेशंस है ना बैंक से रिलेटेड और अदर जो सिस्टम्स है उससे रिलेटेड, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब उसके अंडर ये नहीं आते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल बैंक्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल बैंक्स वो होते हैं जो बैंक सिस्टम दैट कंबाइन कॉमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टू ऑफर द वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विस।
ये कंबाइन करता है कॉमर्शियल जो बैंक्स होते हैं और साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट, एक तरह से आप बोल सकते हो शैडो बैंक, हाँ, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता है, ताकि एक वाइड काफ़ी एक तरह से लार्ज लेवल पे फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है। अगर देखें तो यूनिवर्सल बैंक्स कैन इंक्लूड कॉमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज, ठीक है। अगर देखें तो दे कैन ऑफर ए वैरायटी ऑफ सर्विसेज सच एज जैसे डिपॉजिट्स अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, लेंडिंग, मतलब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक हॉलिस्टिक वे में लेके चलता है यूनिवर्सल बैंक, ठीक है। बैंक रन क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। बेसिकली क्या होता है, अगर कोई भी बैंक है, ठीक है, डिपॉजिट किया है पब्लिक का पैसा, ठीक है, बहुत सारी पब्लिक है, उनका पैसा इन्होंने डिपॉजिट कर रखा है। अगर क्या हुआ, सारे पब्लिक आ गए किसी कारणवश, जैसे कोई भी एक अफवाह फैल गया कि यह बैंक बैंकरप्ट हो रहा है, ठीक है, तो सारे जो जितने भी डिपॉजिटर्स हैं वो अपने पैसे को निकाल लेंगे। ये इसी वजह से क्या होता है कि बैंक, अगर एक ही बार आप बहुत सारे जो डिपॉजिटर्स हैं वह बैंक में चले गए पैसे निकालने, तो क्या होगा, बैंक के पास पैसे बचेंगे ही नहीं, इसलिए बैंक रन हो जाता है। देखो, सिचुएशन वेयर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स विड्रॉ देयर डिपॉजिट्स फ्रॉम द बैंक एट द सेम टाइम, ठीक है, मतलब एक ही टाइम पे, ड्यू टू कंसर्न अबाउट द बैंक सॉल्वेंसी। मतलब ऐसा है कि कोई कोई भी किसी भी तरह का अफवाह फैल गया कि बैंकरप्ट हो रहा है, इंसॉल्वेंसी से जूझ रहा है, ठीक है, ये सब सिचुएशन में कहीं ना कहीं बैंक रन की सिचुएशन आती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये हमारा एंड हो गया बेसिकली, जो बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया था उसका पूरा चैप्टर। आगे हम मॉनेटरी पॉलिसी को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।